तो पिछले में देखे थे हम लोग शॉर्ट वीडियो, इसका शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए पॉलिटिकल साइंस की है तो बहुत अच्छा है। इसमें पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीजों पर निर्भर करता है। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का जो परिणाम है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो सामाजिक विभाजनों की राजनीति तीन तत्वों पर निर्भर करती है जो निम्नलिखित है। लोग अपनी पहचान स्व अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय स्थानीय चेतना भी होती है। कोई एक घटना बाकी चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगती है तो समाज में असंतुलन पैदा हो जाता है। भारत के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जब तक बंगाल बंगालियों का, तमिलनाडु तमिलों का, महाराष्ट्र मराठियों का, गुजरात गुजरातियों की भावना का दमन नहीं होगा तब तक भारत की अखंडता एकता में सामंजस्य में खतरा रहेगा। यद्यपि यह उचित यही है कि पहचान के लिए सभी की चेतनाएं अपने मर्यादा में रहें और एक दूसरे की सीमा में दखल न दें। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानते हैं तो कोई समस्या नहीं हो सकती है। उदाहरण स्वरूप बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई मानते हैं, भले ही वे डच और जर्मन बोलते हैं। हमारे देश में भी ज्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर के ऐसा ही नजरिया रखते हैं। भारतीय विभिन्नताओं भारत जो है विभिन्नताओं का देश है, फिर भी सभी नागरिक सर्वप्रथम अपने को भारतीय मानते हैं, तभी हमारा देश अखंडता और एकता का प्रतीक है। मतलब प्रश्न क्या कह रहा है कि जो सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम किन किन चीजों पर निर्भर करता है वो बताना है हम लोगों को। तो सबसे पहले निर्भर करेगा कि हम लोगों के अंदर क्षेत्रीय भावना खत्म होना चाहिए। क्षेत्रीय भावना जो है खत्म होना चाहिए। अगला है पॉइंट इसका, किसी भी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली दूसरे समुदायों को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। जैसे कि ऐसा कुछ मांग जो संविधान के दायरा में आता हो और दूसरे समुदाय को ठेस न पहुंचाता है, उसे तो मानना आसान है, उसे तो मान लेते हैं। लेकिन 70 के दशक के पूर्व राजनीतिक स्वरूप तथा 80 के एवं 90 के दशक में राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव हुआ है। भारतीय समाज में सामंजस्य अभी भी बरकरार है। इसके विपरीत युगोस्लाविया में विभिन्न समुदाय के नेताओं ने अपनी जातियों के समूह की तरफ से ऐसी मांगे रखी जो एक देश के सीमा के अंदर पूरा करना असंभव था। इसी के परिणाम स्वरूप युगोस्लाविया जो है कई टुकड़ों में बट गया। प्रश्न है कि इसमें जैसे कि कैसे कोई मांगता है, जैसे कि ऐसा कोई मांग न लीजिए जिससे वो पूरा देश, वो पूरा क्षेत्र, वो पूरा राष्ट्र ही बिखराव की स्थिति पे आ जाए। ये भी बहुत निर्भर करेगा। सामाजिक विभाजन के राजनीतिक परिणाम सरकार के खर्च पर भी निर्भर करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त करती है। अगर भारत में पिछड़ों एवं दलितों के प्रति न्याय की मांग को सरकार शुरू से खारिज करती रही तो आज भारत बिखराव की कगार पर था। लेकिन भारत सरकार ने इसके सामाजिक न्याय को चिन्ह मानते हुए सत्ता में साझेदार बनाया, उनके देश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम ईमानदारी से किया। फलतः संघर्ष के बावजूद भी भारतीय समाज में सामंजस्य एवं सामंजस्य और समरसता स्थापित है। पुनः बेल्जियम में भी सभी समुदायों के हितों के सामुदायिक सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया, परंतु श्रीलंका में राष्ट्रीय एकता के नाम पर तमिलों के न्यायपूर्ण मांगों को दबाया जा रहा है। ताकत के दम पर एकता बनाने की कोशिश विभाजन की ओर ले जाती है। अगर ताकत की तरह से हम लोग कुछ भी अगर बनाएंगे तो विभाजन की ओर ले ही जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। अगला प्रश्न है कि जो लोकतंत्र है वो किस तरह से उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। तो देखिए निम्नलिखित बातों से ज्ञात होता है कि लोकतंत्र उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। कैसे? उत्तरदायी सरकार, लोकतंत्र में सांसद या विधायक जनता द्वारा चुने जाते हैं। उन्हें इस बात को सोचना पड़ता है कि उन्हें पुनः 5 वर्षों के बाद उन्हीं मतदाताओं के पास जाना है जिनके इस कारण से वे अपने को उत्तरदायित्व को महसूस करते हैं। मान लीजिए कि एक बार जीत गए, आप गलत सलत बोल करके कुछ किए नहीं जनता के लिए, तो दोबारा तब जाइएगा जनता के पास, फिर लात मार के भगाएगा उस समय आपको। इस कारण से जो भी सरकार गठित होती है वो उत्तरदायी सरकार होती है। उसे अपने हर काम का जवाब विरोधी दल के सांसदों को देना पड़ता है यदि सदन में विविधवत प्रश्न पूछा जाए। उत्तरदायी सरकार ही जनआकांक्षाओं को अधिक से अधिक आपूर्ति कर सकती है। एक तो यही प्रण लेकर के चुनाव में शरीक होती है कि हमें जनता की भावनाओं के अनुसार काम करना है। भले ही कुछ सांसदों या विधायकों के जीतने के बाद वो अपना प्रण भूल जाते हैं, लेकिन विरोधी दल उन्हें भूलने नहीं देते। प्रश्न पर प्रश्न पूछ करके सरकार के नाक में दम कर देते हैं।
इस प्रकार सरकार को उत्तरदायी बनना पड़ता है। अगर वो भुला भी जाएंगे ना तो उसे विरोधी दल क्या करेगा, प्रश्न पूछ करके उनके नाकी में दम कर देगा। तो इसीलिए उसे उत्तरदायी सरकार का गठन करना ही पड़ेगा। ठीक है। वैध सरकार, लोकतंत्र में निर्वाचन से लेकर के सरकार गठन तक सभी कार्य संवैधानिक प्रावधान के तहत होते हैं। गठन के बाद सरकार जो भी काम करती है सभी संविधान के नियमों के उपनियमों के तहत होती है। यदि सरकार कोई भी अवैध काम करती है तो संभव है कि न्यायपालिका का सामना करना पड़ सके। उन्हें कामों पर नजर रखने के लिए न्यायपालिका सदैव सतर्क रहती है। यदि सरकार कोई अवैध काम करती है तो उसे कोई भी न्यायपालिका के शरण में आ सकता है। न्यायपालिका उसे काम को अवैध ठहरा करके सरकार को सही राह पर लाने के लिए मजबूर कर सकता है। सरकार को न्यायपालिका का सदैव डर सताता रहता है। इस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था थोड़ी बहुत कमियों के बावजूद सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था से अगर इसकी तुलना की जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उत्तरदायी एवं वैध सरकार का व्यवस्था है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। लोकतंत्र ही सरकार में सब कुछ कॉम्बिनेशन बना के चला जा सकता है। लोकतंत्र के प्रति सबका विश्वास जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान भारतीय राजनीतिक में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, विवेचना करें। जो अभी जो लोकतंत्र चल रहा है उसमें कौन कौन सी चुनौती है। तो देखिए, भारतीय समाज राजनीति में लोकतंत्र के सामने अनेक चुनौतियां हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है शिक्षा का अभाव। भारत में शिक्षा की कमी है, ज्यादातर लोग अशिक्षित हैं। फलस्वरूप जनता लोकतंत्र को महत्व को नहीं समझ पाती है। उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों की सही जानकारी नहीं होने के कारण सरकार के कामों में दिलचस्पी नहीं रहती है। जनता को सबसे पहले पता नहीं है कि हम लोग का अधिकार क्या है। वो जनता को मूर्ख समझती है और सरकार अपना मनमानी करती है। तो शिक्षा अगर मिल जाए तो सब लोग जो है शिक्षित हो जाएंगे तो जी इन लोगों का मनमानी रुक जाएगा। अगला है सामाजिक असमानता। प्रजातंत्र के सफलता के लिए सामाजिक असमानता जरूरी है। हमारे देश में जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव बहुत अधिक है। समाज के लोगों को असहयोग का अभाव है। समाज के सभी लोग अपनी भलाई पर विशेष ध्यान देते हैं। आर्थिक असमानता, भारत में आर्थिक असमानता बड़े पैमाने पर है। कुछ लोग ही अमीर हैं और ज्यादातर लोग क्या हैं, गरीब है। कुछ लोग अमीर हैं और ज्यादातर लोग क्या हैं, गरीब है। तो ये भी एक दिक्कत इसमें है। मतदान का दुरुपयोग। भारतीय प्रजातंत्र में भारतीय जनता के मतदान को महत्व को नहीं समझ पाती हैं, अतः मतदान का दुरुपयोग करती हैं। बूथ छापामारी एवं असामाजिक तत्वों के उपद्रव के कारण लोग अपना मतदान ठीक से नहीं कर पाते हैं। दल बदल की प्रवृत्ति। कुछ नेताओं की महत्वाकांक्षाओं के कारण दल बदल को बढ़ावा मिलता है। दल बदल के कारण सरकारें स्थिर नहीं रह पाती है। जैसे कि कोई सरकार बनाया, दल बदल करके वो सरकार को क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो सरकारें बनाने में 5 साल निकल जाता है, फिर वो जनता के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हिंसा और आंदोलन की राजनीति। आजकल छोटी छोटी बातों पर भी आंदोलन खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे सरकार के कार्यों में अवरोध उत्पन्न होता है। जैसे कि छोटा छोटा काम पर भी सरकार को अवैधानिक करके हिंसा करने लगता है आदमी, तो उससे भी दिक्कत होता है। बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में कहां तक सहायक है। बिहार की राजनीति में अभी तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं है। अपना पार्टी या अपने बल पर चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या नगण्य है। लेकिन जितनी भी महिलाएं विधानसभा में पहुंचाई गई हैं या पहुंची हैं, वे लोकतंत्र के विकास में काफी सहायक रही है। वो अपनी संख्या के हिसाब से अपनी भागीदारी अधिक तरह से निभा रही हैं। यदि वे लोकतंत्र के विकास में सहायक नहीं है तो बाधा भी नहीं है, वास्तव में उन्हें मौका ही नहीं दिया गया। स्थानीय निकायों में जहां महिलाओं का आरक्षण का सुविधा प्राप्त है, चुनाव जीतती हैं और अच्छा काम करती हैं। अभी तक 2 चुनाव ऐसे हुए हैं जिसमें महिलाओं ने अच्छी तरह से साझेदारी निभाई है। उनके कामों को देख करके निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यदि कोई विधानसभा या लोकसभा में आरक्षण मिल जाए तो वह वहां पहुंच करके वैसा ही काम करेंगी जैसा स्थानीय निकायों में कर रही हैं। भारत के अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों में भी संसद और विधायिकाओं में महिलाओं सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार विधानसभा में महिलाओं की संख्या पहले की तुलना में बढ़ी है। अगला प्रश्न है कि परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह के लोकतंत्र को प्रभावित करता है। तो भारत में परिवारवाद और जातिवाद लोकतंत्र के कई मायनों में प्रभावित कर रहा है। कुछ समय पहले यह परंपरा जैसा बन गया है कि जिस प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हुई तो उसके परिवार के ही किसी व्यक्ति को चुनाव का टिकट दे दिया जाता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बाप भी विधायक और बेटा भी विधायक है। यह बिहार के लोकतंत्र के साथ साथ भारतीय लोकतंत्र को भी प्रभावित करता है। जातिवाद के आधार पर बिहार की जाति के आधार पर बंटवारा यहाँ के लोकतंत्र को एक खतरा है। बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हम यह कह सकते हैं कि जातिवाद या परिवारवाद लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। चुनाव के समय परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर
टिकटों का बंटवारा होता है जिससे योग्य प्रतिनिधि जो उम्मीदवार नहीं पाते हैं। जातीय समीकरण बनाने के चक्कर में कभी कभी अयोग्य उम्मीदवार का भी चयन हो जाता है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जातिवाद की राजनीति में दिक्कत तब पैदा होती है जब एक से अधिक उम्मीदवार उसी जाति के खड़े हो जाते हैं, तब वहां देखा जाता है कि किसकी पृष्ठभूमि ज्यादा मजबूत है। जैसे कि एक ही जगह है, वहां से 3-4 को लोग एक ही जाति का खड़ा हो गया, तब बहुत ज्यादा दिक्कत होता है उसमें। इन सभी को देखते हुए पता चलता है कि परिवारवाद और जातिवाद दोनों बिहार की राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। प्रश्न अगला है कि क्या चुने हुए शासक अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। अपनी मर्जी से करेंगे तो अगला बार आएंगे तो उनको भगा ना दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा वहां से। तो जो चुने हुए शासक होते हैं वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि उन्हें अनेक सीमाओं के अंदर ही रह करके काम करना पड़ता है। सबसे बड़ी सीमा तो संविधान का प्रावधान का है। भारतीय संविधान अपनी बहुमत के बल पर कुछ भी काम दे तो न्यायपालिका में जाने पर उसे निरस्त कर दे सकती है, निरस्त कर देती है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से उम्मीदवार को सांसद या विधानसभा में भेजती है। चुने हुए प्रतिनिधि जनता के समस्याओं को जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उन समस्याओं के निराकरण का प्रयास करते हैं। यदि चुने हुए शासक अपनी मर्जी से काम करते हैं तो जनता उसके विरुद्ध आंदोलन करती है, जिससे शासक को खतरा होने लगता है कि सरकार जनता उसे भविष्य में नकार न दे। यह भय शासक को अपनी मर्जी से काम करने से बचाता है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और चुने हुए शासक अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कोई भी चुना हुआ जो शासक है वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उन लोगों को फिर से 5 साल बाद जनता के पास ही वोट मांगने के लिए जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, इसके सुधार के क्या उपाय हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सफलता में, लोकतंत्र की सफलता में निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका सर्वमान्य है, सत्य है। यदि हम विदेशों और वहां के सर्वाधिक पुराने लोकतंत्र पर विचार करें तो वहां के लोकतंत्र की सफलता न्यायपालिका की सफलता रही है। भारतीय लोकतंत्र में अनेक समस्याएं हैं जिसमें न्यायपालिका को भूमिका कुछ कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। आए दिन हमारे 2 या 2 से अधिक राज्य में केंद्र के समक्ष विवादात्मक मामले आते रहते हैं, जिसका समाधान न्यायपालिका को निकालना पड़ता है। यह काम उसके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। न्यायपालिका को न्याय करते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी पक्ष असंतुष्ट न हो। न्यायपालिका के कई स्तर होते हैं, जिला अदालत के ऊपर उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। नीचे के न्यायालयों के विरुद्ध ऊपर के न्यायालयों में अपील की जा सकती है। इसीलिए किसी भी स्तर का न्यायालय हो, खूब सोच विचार करके साक्ष्यों के संदर्भ में अत्यंत अपना निर्णय सुनाता है। अपील में यदि न्याय के विपरीत में फैसला होता है तो निचली अदालतों को कुछ न कुछ जगहसाई होती है, भले ही कोई कहे या न कहे। मतलब कि कोई भी जो न्यायालय होता है वो सोचता है कि हमारा फैसला जो हो सही हो, इसके लिए वो बहुत सोच समझ करके फैसला देता है। इसलिए वो ज्यादातर देता है तारीख पे तारीख देता रहता है। समझ में आ जाएगा? न्यायपालिका के भूमिका के में सुधार के निम्नलिखित कुछ उपाय हैं। न्यायिक पदों पर बैठे लोगों में भ्रष्टाचार को दूर करना। जो भी न्यायिक पदों पर बैठा हुआ है उसको आपको सही करना है कि भैया देखिए, आप न्याय पद पर बैठे हैं तो आपको थोड़ा सा सही से निर्णय लेना है। इसके बाद में न्यायपालिका पर लोगों को पूरा विश्वास दिलाना, न्याय की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब को रोकना, त्वरित गति से किसी भी केस का निपटारा करना। अगला प्रश्न है कि क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है? स्पष्ट करें। तो किसी भी व्यवस्था का विनाश कर अव्यवस्था तथा आतंक को फैलाना आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद के मूल कारणों में धार्मिक कट्टरता एवं आर्थिक विषमता होती है। हिंसा किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है। हिंसा किसी भी व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। हिंसा से वो सब कुछ विकास के कार्य जो होते हैं ना, अवरुद्ध हो जाते हैं। इसके बाद में लोकतंत्र में हिंसा या आतंक होने से राजनीतिक अस्थिरता, संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे लोकतांत्रिक कामकाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः आतंकवाद लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद विदेशी समस्या है। आतंकवादी किसी भी देश में जाकर के किसी भी देश को तबाह कर देते हैं। आतंकवाद से आज पूरा विश्व परेशान है। भारत तो पाकिस्तान के आतंकियों के निशाने पर है। आतंकवादी हमले से कुछ ही देश बचे हैं, वरना पूरा विश्व इसके आक्रांत से परेशान है। आतंकवाद पूरे विश्व में एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है, जिसका समाधान विश्व स्तर पर भी हो रहा है। फिर भी आतंकवाद दुनिया के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनौती है। यह चुनौती लोकतंत्र के लिए घातक बनता जा रहा है। यह जो चुनौती है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहा है।
अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। लोकतंत्र जो है किस तरह से आर्थिक वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। तो चूंकि लोकतांत्रिक सरकारें उत्तरदायी एवं वैध होती है, अतः हम आशा कर सकते हैं कि वे देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास से संबंध कार्यों को करेंगी, वे उन्हें आगे बढ़ाएंगी। आर्थिक समृद्धि से ही देश में खुशहाली आ सकती है, देश में खुशहाली होगी तभी हम कह सकते हैं कि देश का विकास कर रहा है। यदि हम लोकतांत्रिक शासन और तानाशाह शासन की तुलना करें तो हम पाते हैं कि तानाशाही शासन में तानाशाह अपने और परिवार के विकास में ही लगा रहता है। यह अपने पिट्ठुओं को भी समृद्ध बनने का मौका देता है, लेकिन जनता के सुख दुख से उसे कोई मतलब नहीं रहता। वही लोकतंत्र में शासक सदैव जनता के हित की बात सोचते हैं, अपने समर्थकों को तथा अपने परिवार के लिए भले ही कुछ अधिक ध्यान दें, लेकिन सब मिलाकर के जनता की समृद्धि और देश के विकास पर ही अधिक ध्यान देते हैं। इन्हीं सभी बातों को लेकर के पूरा विश्व लोकतंत्र के समर्थक बन गया है। आज के युग में लोकतंत्र से अच्छा किसी भी शासन को नहीं माना जाता है। यह बात अलग है कि किसी किसी देश में नेता के मन में वहां की सेना के मन में खोट आ जाता है तो वह बंदूक के बल पर तानाशाही कायम कर बैठता है, लेकिन यह अधिक दिनों तक टिक नहीं पाते। देर सवेर लोकतंत्र कायम होकर ही रहता है, और कारण यह है कि लोकतंत्र में अधिक समृद्धि एवं विदेश के विकास की ओर बढ़ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को पाटने में या कम करने में मदद होता है और सामंजस्य के निर्माण करता है। देखिए, कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के परस्पर टकराव को पूर्ण रूप से अस्थायी तौर पर समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन लोकतंत्रीय सरकारें ही एक ऐसी सरकारें होती हैं जो इन टकराव को संभालती हैं तथा एक दूसरे के बीच सामंजस्य बनाने में सफल होती हैं। इसी कारण लोकतंत्र को एक अच्छा शासन माना जाता है। वहां की सरकारें ऐसा करने में सफल नहीं होती है और टकराव नहीं होता है, जनता को उसका नुकसान झेलना पड़ता है। यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना भर नहीं, बल्कि बहुमत को सदैव अल्पमत का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसी स्थिति में सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व भी कर पाती है। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ नस्ल भाषा आधार पर बहुमत का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का अर्थ होता है कि हर निर्वाचन या सरकारी फैसले में विभिन्न लोग या समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र होता है जब राज्य कि प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो लोकतंत्र का समावेश नहीं हो पाता है। लोकतंत्र नहीं रहेगा, लोकतंत्र सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? तो भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को हम नए प्रभात के रूप में देखते हैं। लोकतंत्र को कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। न्याय के विलंब तथा विकास की दर धीमी रफ्तार के कारण ऐसा लगता है कि लोकतंत्र असफल है, लेकिन हम भारत के 60 वर्षों के लंबे संचालन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम काफी सफल रहे हैं। लोकतंत्र की शुरुआत में आप जनता अपने आप को शासन में भागीदार नहीं मानती थी, जज्बातों और भावनाओं में बढ़ करके वोट देती थी। धनाढ़ और आपराधिक छवि के उम्मीदवार जनता के मतों को खरीदने का जज्बा रखते थे, लेकिन 2009 के चुनाव के परिणाम से यही साबित होता है कि जनता को अपने मतों का महत्व समझ में आ गया है। जैसे पहले की जो जनता थी वो मूर्ख थी, भोली थी। हाँ, वही जनता, वही अबोध मूर्ति, बिल्कुल एकदम अबोध बालक जैसा थी, जिसे बहला देता था जंतर मंतर के खिलौनों से। लेकिन आज जनता सीख गई है कि नहीं, हम लोगों के वोट का बहुत ज्यादा अधिकार है, हम लोगों के वोट के कारण ही ये लोग आगे बढ़ जाता है। आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र की साख बढ़ गई है। इसकी सफलता से अन्य देश भी प्रेरित हो रहे हैं। लोकतंत्र से जनता की अपेक्षाएं हमसे कहते हैं, इस बात का सबूत है कि जनता को लोकतंत्र में कितना पसंद करती है। तानाशाही व्यवस्था में कि जनता किसी भी तानाशाह के कार्य का मूल्यांकन भय के कारण नहीं कर पाती है, लेकिन लोकतांत्रिक सत्ता में बैठे लोगों के कार्यों का मूल्यांकन जनता हर रोज करती है। और भारतवर्ष में लोकतंत्र का भविष्य काफी उज्जवल है। जैसे कि लोकतंत्र से, जैसे हम लोग हमेशा कहते रहे ना, मोदी सरकार ने ये नहीं किया, लालू यादव ने ये नहीं किया, लेकिन वही तानाशाह का सरकार बन जाएगा तो हम लोग कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को डर रहेगा कि वो लोग कहीं मरवा ना दे। ये भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? तो भारतवर्ष में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित है। सबसे पहले लोकतंत्र में विश्वास। जनता का लोकतंत्र में विश्वास सफलता का सबसे आवश्यक शर्त है। लोकतंत्र में विश्वास से ही शासन कार्यों में जनता की दिलचस्पी बढ़ती है। शिक्षा को लोकतंत्र का सफलता के आवश्यक शर्त माना जाता है। शिक्षा ही मनुष्य के अधिकार एवं कर्तव्यों को सही ज्ञान प्रदान कर सकता है। शिक्षित मतदाता ही अपने मतदान का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का अर्थ है गरीबों और अमीरी।
जैसे कि अतः भूखा व्यक्ति मतदान के महत्व को और अपने अधिकार को सही सही समझ नहीं सकता है। स्थानीय स्वशासन, लोकतंत्र के सफलता के लिए स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं की स्थापना आवश्यक है, क्योंकि स्थानीय संस्थाओं के उम्मीदवार उसके काम को सही सही सटीक जानकारी मिल सकती है। जनता की जागरूकता, जनता की जागरूकता लोकतंत्र को सफल बनाती है। भारत में जनता की जागरूकता के लिए सरकार तत्पर है। और जो अगला है सूचना का अधिकार, लोकतंत्र की सफलता के लिए भारत में नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार द्वारा जनता को यह बात जानने का पूरा अधिकार है कि विकास संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है तथा उन योजनाओं को कैसे और कितनी राशि व्यय की जा रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। भारत का नया संविधान बना और संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। भारत में लोकतंत्र की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन विशेषताएं हैं? देखिए, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार मतलब कि हम लोगों के देश में 18 वर्ष से जितने भी लोग हो जाते हैं, उनका वोटर आईडी में अगर नाम है तो जाकर के मतदान कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं। इसके बाद में संसदीय लोकतंत्र। भारत की दूसरी विशेषता यह है कि संसदीय लोकतंत्र है। यद्यपि राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी है, लेकिन वे नाम मात्र के प्रधान है। वास्तविक कार्यपालिका के शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में है, जिनके प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय मतलब कि देखिए, जितना भी हम लोग के चुने हुए अधिकारी हैं वो जाकर के संसद में बैठते हैं, वो कार्यों का कार्यान्वयन कराते हैं, तो उसी को कहा जाता है संसदीय लोकतंत्र। नागरिकों के मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता एवं समानता के आधार पर ही लोकतंत्र आधारित है। इस कारण भारत के नागरिकों का संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनके संरक्षण का उत्तरदायित्व तो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। जितना भी हम लोग का अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसका संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। कोई भी हम लोकतांत्रिक नेता जो है वो कभी भी हम लोग के अधिकार को छीन नहीं सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवधान है। संविधान की रक्षा का भार सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया गया है। जैसे कि कोई भी संविधान है, उसमें कोई चेंजिंग होता है तो आप उस पर जाकर के सर्वोच्च न्यायालय उस पर निगरानी रखता है कि ये कोई भी गड़बड़ वहां से न हो सके। जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे कमजोर स्थिति में है। तो भारत एक विकासशील देश है, यहाँ की स्त्रियों की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितनी विकसित देशों में होती है। सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्र पुरुषों के कब्जे में है। यद्यपि मनुष्य जाति की आबादी में महिलाओं का हिस्सा आधा है, आज महिलाएं वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में दिखाई देती हैं। लेकिन भारत में यह तस्वीर उतनी ही संतोषजनक नहीं है। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। औरतों के साथ कई तरह के भेदभाव होते हैं। इस बात का संकेत निम्न तथ्यों से मिलता है। पहला, महिलाओं की साक्षरता दर अब भी 54% है, जबकि पुरुषों में 76%। यद्यपि स्कूली शिक्षा में कई जगह लड़कियां अव्वल रही हैं, फिर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों का प्रतिशत बहुत कम है। इस संदर्भ के लिए माता पिता के नजरिए में भी फर्क है। माता पिता की मानसिकता बेटों पर ही अधिक खर्च करने की होती है। यही कारण है कि उच्च शिक्षा में लड़कियों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? सीमित होती है। शिक्षा में लड़कियों के प्रति पिछड़ापन का अब भी उचित तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। मतलब अच्छा पद पर पहुंचने वाली अभी भी संख्याओं में महिलाओं की जो संख्या है बहुत कम है। एक सर्वेक्षण के अनुसार एक औरत 7.5 घंटा से अधिक काम करती है, जबकि एक मर्द 6 घंटे ही काम करता है। फिर भी पुरुषों के द्वारा किया गया है कार्य दिखाई पड़ता है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। हालांकि औरतें भी ढेर सारा काम करती है जिनके प्रत्यक्ष रूप से आमदनी होती है, लेकिन ज्यादातर इनकी काम जो होते चारदीवारी को अंदर होता है, जो किसी को दिखाई नहीं देता है। और सबसे खतरनाक स्थिति तब आता है जब किसी भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, लड़की को जन्म लेने से पहले ही हत्या कर देने की प्रवृत्ति गर्भपात करा देता है, उसका खत्म करा दिया जाता है। लड़कियों को गर्भ में ही इसी को गर्भपात कहा जाता है। यह स्थिति बहुत खतरनाक है। ठीक है, अगला आता है गठबंधन की सरकारों में सत्ता के साझेदारी कौन कौन होते हैं। तो गठबंधन की सरकारों में सत्ता के साझेदारी विभिन्न दलों के विधायक या सांसद होते हैं। ये दल चुनाव के समय गठबंधन करते हैं और मिलकर चुनाव लड़ते हैं और बहुमत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी चुनावों के बाद भी किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलने पर कई दलों को मिला करके गठबंधन करते हैं और बहुमत प्राप्त करते हैं। गठबंधन की सरकारों में विभिन्न विचारधाराओं के, विभिन्न सामाजिक समूहों के, विभिन्न क्षेत्रीय स्थानीय हितों वाले राजनीतिक दल एक साथ एक समय में सरकार के स्तर पर सत्ता में साझेदारी होती है। गठबंधन का सरकार बहुत दिनों तक चलाना मुश्किल होता है। साझेदार दल कभी कभी बहुत लालची बन जाते हैं और अपनी मनमानी करने लगते हैं। जब उन्हें रोका जाता है तो बात बात पर समर्थन वापस लेने का बात करते
हैं। गठबंधन की सरकार खुल करके भी कोई काम नहीं कर पाता है, जनता को इस प्रकार के सरकार को सत्ता में नहीं आना चाहिए। जो भी गठबंधन का सरकार आता है वो कभी भी खुल करके काम नहीं कर सकता है, वो खुल करके काम नहीं करेगा तो कोई विकास नहीं होगा। ऐसे सरकार को हम लोगों को आने नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदार बनते हैं? तो कुछ सामाजिक विभाजनों के आधार पर दबाव समूह बनने लग जाते हैं। ये दबाव समूह पेशा, भाषा, जाति, धर्म, हित, विचारधारा कुछ पर भी आधारित हो सकते हैं। जब किसी विभाजन वाले समूह को राज सत्ता में उचित पहचान अथवा साझेदारी नहीं मिल पाती है तो दबाव समूह सत्ता के साझेदारों पर प्रत्यक्ष रूप से दबाव डालकर के सरकारी फैसलों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार सत्ता में अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी निभाते हैं। सरकारें भी उनके अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप को पहचान देती है तथा दहक बैठने वाली प्रतिस्पर्धा, असंतोष, आक्रोश तथा जन संघर्ष को विराम देते हुए लोकतंत्र के इस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करती है। इस प्रकार दबाव समूह की अभिव्यक्ति हो जाती है और इन्हें पहचान मिल जाता है। दबाव समूह तब तैयार होता है जब विभिन्न हितों एवं नजरियों को अभिव्यक्ति संगठित तरीके से राजनीतिक दलों के अतिरिक्त जन संघर्ष तथा जन आंदोलनों को अपने संगठित करते हैं। दबाव समूह का मुद्दा लोकतंत्र में एक समूह के हित की नहीं बल्कि सभी समूहों के हित की होनी चाहिए। दबाव समूह इसी तरह संगठित होकर के सरकार को प्रभावित करने में साझेदार बनते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जन संघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है, क्या इस बात से सहमत हैं? हाँ, मैं इस बात से कथन से सहमत हूं कि जन संघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है। इस कथन के सहमति के लिए पक्ष या तर्क निम्नलिखित हैं। विश्व में लोकतंत्र का विकास प्रतिस्पर्धा और जन संघर्ष के चलते हुए। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जन संघर्ष के माध्यम से ही लोकतंत्र का विकास हुआ है। लोकतंत्र में फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं। यदि सरकार फैसले लेने में से जनसाधारण के विचारों को अनदेखी करती है तो ऐसे फैसले के खिलाफ जन संघर्ष होता है और सरकार दबाव बनाकर के आम सहमति से फैसले लेने के लिए मजबूर किया जाता है और इससे विकास में आने वाली बाधाएं जो होती हैं दूर हो जाती है। यानी कि जन संघर्ष कीजिएगा तो वहां पे सरकार थोड़ा सा दबाव में आ जाता है। सरकार जो भी फैसला लेता है वो सोच समझ करके लेता है। लोकतंत्र में संघर्ष होना आम बात होती है, लेकिन संघर्षों का समाधान जनता की एकजुटता के माध्यम से करती है। कभी किन्हीं समय संघर्षों का समाधान संसद या न्यायपालिका के संस्थाओं के द्वारा होता है। कभी सरकार हमेशा जन संघर्ष का खतरा बना रहता है और सरकार तानाशाह एवं मनमाना ढंग से निर्णय लेने से बचती है। जन संघर्ष से राजनीतिक संगठनों आदि का विकास होता है। राजनीतिक संगठन लोकतंत्र के प्राण होते हैं, अतः राजनीतिक संगठन जन भागीदारी के द्वारा समस्याओं को सुलझाने में सहायक होते हैं। वास्तव में उपयुक्त कथन का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र जन संघर्ष से ही मजबूत होता है। अगला प्रश्न है कि किस आधार पर कह सकते हैं कि बिहार में शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया? तो बिहार में छात्र आंदोलन बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और खदान की कमी और कीमतों में बेतिहास वृद्धि के चलते सरकार के विरुद्ध हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। इसके आह्वान पर जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित लोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने बिहार के कांग्रेस को बर्खास्त करने की मांग कर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। देखिए, जो संपूर्ण क्रांति का आह्वान हुआ था वो बिहार से हुआ था। बिहार में उस समय जयप्रकाश नारायण को बुला करके वो आह्वान किया गया था ताकि यहाँ पे जो भी सरकार है वो टूट जाए यहाँ का है। इसके बाद में इच्छा थी कि बिहार का आंदोलन अन्य प्रांतों में भी फैले। जयप्रकाश नारायण जो आए वो बोले कि ये सोच रहे थे कि नहीं, इस आंदोलन का प्रभाव चारों तरफ होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि विश्वव्यापी राष्ट्रव्यापी हड़ताल आयोजन किया। उस हड़ताल का व्यापक प्रभाव पड़ा। जो जयप्रकाश नारायण ने 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किया। इससे पहले राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई थी। जयप्रकाश के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए प्रभाव डालना शुरू किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल जन प्रदर्शन कर जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। उन्होंने अपने आह्वान में सेना और पुलिस तथा सरकारी कर्मचारी को सरकार का आदेश नहीं मानने के लिए आग्रह किया। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र माना और 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करते हुए जयप्रकाश नारायण सहित उन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया। आपातकाल के बाद 1977 की लोकसभा के चुनाव के मौके पर विपक्षी दलों ने जनता पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया और उस चुनाव में उसे प्रचंड सफलता मिली। इंदिरा गांधी स्वयं और रायबरेली से और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से भी चुनाव में पराजित हो गए। इतना प्रचंड जब बहुमत मिला जनता पार्टी को कि खुद दोनों इंदिरा गांधी और उनके पुत्र भी पराजित हो गए। इसके बाद में वास्तव में बिहार का छात्र आंदोलन कालांतर में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का एक स्वरूप हो चुका था। उपयुक्त कथनों पर आधार पर यह कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप जो होता है राष्ट्रीय हो गया।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को वक्तव्यों को पढ़े और अपने पक्ष में उत्तर दें। देखिए ये सब 2-2 नंबर वाला प्रश्न है, जो ये एक ही में दिया गया है, इसीलिए इसे 5 नंबर वाला में रख दिया गया है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, क्षेत्रीय भावना लोकतंत्र को मजबूत करती है। कैसे? तो भारत में व्यक्तिगत तौर पर सबकी अलग अलग पहचान होती है, जबकि अलग अलग धर्म जाति से संबंधित होते हैं। सामाजिक या क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण लोगों में विभेद विचार जरूर बनती है, लेकिन यही विभिन्नता कहीं कहीं समान उद्देश्यों के कारण सहायक होती है। जैसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की अपनी वास्तविक पहचान होती है, लेकिन उनकी एक अमिट पहचान राष्ट्रीयता यानी भारतीयता भी होती है, जो लोकतंत्र को मजबूत करती है। देखिए, क्षेत्रीय भावना हम लोग का ठीक है, हम लोग बिहारी हैं, कोई बंगाली है, कोई उड़िया है, कोई गुजराती है, लेकिन एक सब कोई है, और वो क्या है? सब कोई इंडियन है, सब कोई इंडिया का है। ये भावना सबके पास होना चाहिए। समझ में आ गया? अगला प्रश्न है, दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह है, अतः इसे समाप्त कर देना चाहिए। तो नहीं, दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह नहीं है, ये कैसे कह दीजिएगा? दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह है, यह स्वार्थियों का ही कहना है, जो सत्ता संभाले रहते हैं। किसी भी तरह से दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह नहीं है, क्षेत्र विशेष की समस्याओं को सुलझाने के लिए समूह है। जैसे कि कोई भी प्रश्न आता है, दबाव समूह ही उन पार्टी पर, जो भी पार्टी होता है उस पर जाकर के वो निभाता है, तो इसीलिए वो दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह नहीं है। जन संघर्ष लोकतंत्र का विरोधी है। ये कैसे? जन संघर्ष, जब जनता सरकार के किसी निर्णय के विरोध में आंदोलन करती है तो उसे जन संघर्ष करते हैं, तो जन संघर्ष लोकतंत्र का विरोधी नहीं है। मतलब जनता जो विरोध करेगा उसी को जन संघर्ष कहा जाएगा। जन संघर्ष हमेशा के लिए विरोधी नहीं है, क्योंकि सरकार भी बहुत सारा गलती काम करती है। भारत में लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका नगण्य है। ये प्रश्न गलती है, गलती प्रश्न का, ये बात गलती है, क्योंकि भारत में महिलाओं का भूमिका नगण्य है, ये कैसे हो सकता है? अब मान लीजिए कि भारतीय लोकतंत्र के चुनावों में महिलाओं की भूमिका नगण्य है, कहना पूर्णतः सही नहीं है। जब पति अपने आंदोलनों के क्रम में घर से बाहर जाता है तो घरवा जो लइकवा फैकवा रहता है ओकर देखभाल का भगवान जी के करते हैं कि सब औरतें करती है आकर के, तो तब धीरज पूर्वक उसे विदा करती है और खर्चों का इंतजाम करती है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल ही होता है। यदि राजनीतिक दल नहीं रहे तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। देश की जनसंख्या अरबों में है और देश का प्रत्येक व्यक्ति सरकार में हिस्सेदारी नहीं कर सकता है। इसी को आसान बनाने के लिए निश्चित जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिए व्यवस्था है। ये प्रतिनिधि किसी न किसी राजनीतिक दल के ही होते हैं। अतः जहां लोकतंत्र है वह राजनीतिक दल का अवश्य उपस्थिति होगा, और राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त कर लोकसभा या विधानसभा में बहुमत प्राप्त बनाने और सरकार का गठन करते हैं। राजनीतिक दलों या बहुमत प्राप्त नहीं होता है, वे दल विरोधी दल का काम करते हैं और सरकार को मनमानी करने से रोकते हैं। राजनीतिक दलों का मुख्य आधार काम सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता करना है। वे जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार की बातों को कार्यक्रमों और जनता से अवगत कराते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच पुल का काम करते हैं। इन्हीं सब कारणों से राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ही जनता वगैरह के बाद बीच में कड़ी का काम करते हैं। राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं? किसी भी देश का राष्ट्रीय विकास वहां के राजनीतिक दलों की स्थिति पर निर्भर करता है। जिस देश में राजनीतिक दलों के विचार, सिद्धांत एवं दृष्टिकोण ज्यादा व्यापक होंगे उस देश का राष्ट्रीय विकास उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दलों का भूमिका मुख्य होती है। राष्ट्रीय विकास के लिए जनता को जागरूक एवं समाज एवं राज्य में एकता तथा राजनीतिक स्थायित्व होना आवश्यक है। लोकतांत्रिक देशों में साधारणतः यह देखने को मिलता है कि मात्र नागरिक को ही जिस कार्य को के बदले जितना मिलता है वह उसी में संतुष्ट रहता है। इससे ज्यादा पाने की इच्छा उसे नहीं रहती है। इसका मुख्य कारण जन जागरूकता का अभाव है। राष्ट्रीय विकास के लिए राज्य में एवं समाज में एकता स्थापित होना आवश्यक है। इसके लिए राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कार्य करता है। राजनीतिक दलों में विभिन्न जातियां, धर्मों, वर्गों, लिंगों के सदस्य होते हैं। ये सभी अपने जाति, धर्म, वर्ग, लिंग के आधार पर प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रतिनिधित्व के किसी तरह के विवाद उत्पन्न होने पर तुरंत समाधान कर लेते हैं। इससे राज्य में एकता कायम रहती है। राष्ट्रीय विकास की एक प्रमुख शर्त राजनीतिक स्थायित्व भी है। राजनीतिक दल ही किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व ला सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल सरकार के विरोधी की जगह उसके रचनात्मक आलोचना करे। राष्ट्रीय विकास के लिए यह आवश्यक है कि निर्णयों में सबकी सहमति हो और लोगों की भागीदारी हो। इस प्रकार का काम भी राजनीतिक दल ही करते हैं। राजनीतिक दल संकट के समय रचनात्मक कार्य भी करते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत का कार्य आदि। राष्ट्रीय विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। लोकतांत्रिक देशों में इस तरह की नीतियां एवं कार्यक्रम विधानमंडल में पारित होना आवश्यक होता है।
सत्ता एवं विपक्ष के सहयोग से विधानसभा की ऐसी नीतियां कार्यक्रम में पास करने में सहयोग करते हैं। अगला है, इन्हीं सभी आधार बातों पर कह सकते हैं हम, इन्हीं सभी बातों पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या है? राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहले नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना, जो भी नीति है, जो भी कार्यक्रम है, इसको तय करती है। जैसे राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं। इन नीतियों के कार्यक्रमों के आधार पर वो चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल भाषण, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र आदि के माध्यम से अपनी नीतियां कार्यक्रम जनता के समक्ष रखते हैं और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं? अपनी नीतियां बनाते हैं कि हम ये कर देंगे तभी ना जीतेंगे। शासन का संचालन, राजनीतिक दल चुनावों में बहुमत प्राप्त करने का काम के लिए निर्माण करते हैं। जिस तरह से शासन को बहुमत नहीं प्राप्त होता, विपक्ष में बैठते हैं और सरकार को गड़बड़ियों करने से रोकते हैं। अगला काम है लोग का चुनाव का संचालन। जिस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का होता है, उसी प्रकार दलीय व्यवस्था में चुनाव होना भी आवश्यक है। हमें पहले यह जानकारी प्राप्त है कि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी विचारधाराओं से सिद्धांतों के अनुसार कार्यक्रम एवं नीतियां तय करते हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का एक नीति नहीं हो सकता है, सब कोई अपने अपने नीति बना के रखा है कि हम इस नीति पर चुनाव लड़ेंगे, हम इस नीति पर चुनाव लड़ेंगे। यही कार्यक्रम एवं नीतियां चुनाव के दौरान जनता के पास रखते हैं और जिसे चुनाव के घोषणा पत्र कहते हैं, मैनिफेस्टो उसी को कहा जाता है, वो रखते हैं। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने और हर तरीके से चुनाव जिताने का प्रयास करते हैं। लोकमत का निर्माण, लोकतंत्र में जनता की सहमति के समर्थन से ही सत्ता प्राप्त होती है। इसके लिए शासन की नीतियों पर लोकमत का प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस तरह के लोकमत का निर्माण करने के लिए जनसभाएं, रैलियों, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि का सहारा लेते हैं। सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य, राजनीतिक दल एक प्रमुख कार्य है कि जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता करना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी काम होता है तो हम लोग किसको कहेंगे? जाकर के जिसको वोट दिए उसे कहेंगे, वो जाकर के सरकार में बात रखता है कि भाई इस क्षेत्र का जनता का ये मांग है, तो इस तरह से ये काम करती हैं। राजनीतिक प्रशिक्षण, राजनीतिक दल मतदाताओं के राजनीतिक प्रशिक्षण देने का काम करती हैं। जैसे कि जाकर के वोट कैसे मारना है, चुनाव समय पर ये वोट कैसे मारना है, चुनाव कैसे लड़ना है, ये सभी काम करती हैं। इसके बाद में दलीय कार्य, प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ न कुछ दलीय संबंधी कार्य भी करते हैं। जैसे अधिक मतदाताओं को अपने दल का सदस्य बनाना, नीतियां बनाना, कार्यक्रम प्रचार प्रसार कराना। जैसे कि जीतने के लिए उनको एक ग्रुप का आवश्यकता पड़ता है, तो ये लोग जाकर के ग्रुप भी बनाते हैं कि चलिए भैया हमें वोट दीजिए, हम बहुत काम करेंगे, ऐसा करके दल बनाते हैं वो लोग। गैर राजनीतिक कार्य, गैर राजनीतिक कार्य में जैसे कि कोई अगर प्रॉब्लम आ जाता है, कोई तो उसको जाकर के ये लोग वहां पे उसका जाकर के वो समाधान करते हैं, तो उसको गैर राजनीतिक कार्य कहा जाता है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की मान्यता कौन प्रदान करते हो, इसका मापदंड क्या है? मतलब राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल, जैसे आपके मान लीजिए कि आप लोग में से कोई सोच रहा होगा कि हम बड़ा होकर के अब वो क्या कहते हैं, तो ये खोलेंगे, अपना राजनीतिक दल खोलेंगे, तो उसका मान्यता क्या है, क्या उसमें काम है? तो राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों की मान्यता निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। निर्वाचन आयोग ही राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल का प्रदान करेगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक राजनीतिक दल जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है, इनके कार्यक्रम नीतियां राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, इनकी इकाइयां राज्य स्तर पर भी होती हैं। ये इन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे कि जिस दल का जो काम है वो किसी राज्य में भी हो और पूरे देश में भी हो, उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं, और जिसका केवल राज्य में रहे। इसके बाद में वैसा राजनीतिक दल जिनका नीतियां कार्यक्रम विचारधारा किसी एक राज्य या क्षेत्र से सीमित होता है, ऐसे को आमतौर पर राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है। कौन राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और राज्य स्तरीय कौन है, इसका निर्धारण निर्वाचन आयोग करता है। राजनीतिक दलों के चुनाव का चिन्ह का निर्धारण भी चुनाव आयोग करता है। जिस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए मापदंड निम्नलिखित हैं। लोकतंत्र या विधानसभा में चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना आवश्यक है। किसी राज्य अथवा राज्य से लोकसभा में 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है, अथवा लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों में 2% सीटें प्राप्त करना आवश्यक है। कम से कम 4 राज्यों में यह राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। किसी भी दल को
राज्य स्तरीय दल कहलाने के लिए क्या जरूरी है कि विधानसभा की कुल सीटों में 3% मत प्राप्त करना, लोकसभा के चुनाव में हर 25 सीट में से 1 सीट हासिल करना और कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना। ये किसका काम है? तो ये काम है इसका राज्य स्तरीय का। ये इतना करेगा तो उसको राज्य स्तरीय का दर्जा मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये पूरा हम वीडियो इसमें बना दिए हैं जिसमें ये पूरा ये क्या कहा जाता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। हम 2 अंकीय प्रश्न का भी एक वीडियो बना दिए। 2 वीडियो में आपका पॉलिटिकल साइंस खत्म हो जाएगा, नहीं कि आपको तैयारी करने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद।